जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल? ठीक ठाक? चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पे है। क्या है बच्चे? कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 की शून्यक हो तो 1/अल्फा 1/बीटा माइनस में 2 अल्फा बीटा की मान ज्ञात कीजिए। बच्चे एक बात बताएंगे आप मुझे, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा आप कीजिए, ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे। अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है। सर जी, अगर द्विघात बहुपद है, इसकी मान निकालना है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, और माइनस में 2 अल्फा बीटा है। इसी की मान निकालना है। तो सर जी, इससे पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा की मान निकालना है, रूट्सों की योग। तो मूल्यों के योग होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी ऑलरेडी -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। ए तो कुछ है ही नहीं। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो सी कितना है? 4। ए कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्फा प्लस बीटा की मान यहाँ पे 5 रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा 4 रखेंगे, माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा 4। सर जी 5/4, 4 दूनी 8, ये होगा। ये 8 चौके 32, 5 में से 32/4 घटेगा। अगर 32 में से 5 चला जाएगा तो क्या होगा? -27/4, जो कि आंसर हमारा क्या होगा बच्चे? बी होगा। आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। बिल्कुल फास्ट कराएंगे बच्चे। आगे आइए, ध्यान दीजिएगा। आगे बोला जाता है कि ये अंतः विभाजन, कहने का मतलब है 2 बिंदु है आपका, और पहला बिंदु जो दिया गया है, पहला बिंदु ए है, और ये 3 और 5 है। दूसरा बिंदु बी है जो कि -3 -2 है। मेरे प्यारे बच्चे, मानिए ये सी पे एक पॉइंट है 3/5 और 11/5, ये इस पॉइंट का निर्देशांक दिया गया है। तो किस अनुपात में ये पॉइंट विभाजित किया होगा? मान लो m/n में। आप जानते हैं इसमें इधर गुना करेंगे, इसमें इधर से गुना करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लीजिए, पहले एक्स कोऑर्डिनेट में गुना कीजिए साथियों। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3n, और इस और गुना करेंगे तो माइनस में 3m हो जाएगा, और नीचे में m प्लस n। और यहाँ पे क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पे आप विभाजित करवा रहे हैं वो 3/5 है, तो ये 3/5 के बराबर होगा। इसको उधर लेके जाइएगा, 5 इधर लेके आइएगा, 5 3 15n, माइनस में 5 3 15m होगा, और ये इधर जाएगा तो 3m होगा, प्लस में 3n होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये इस और लेके जाओगे तो 15 और 3 18m हो जाएगा। आप इसको इधर लेके आएंगे, 15 में से 3 जाएगा तो 12n होगा। सर जी आप मुझे बताइएगा, अगर 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 आप 6 से काटते, 6 3 18, 6 दूना 12, तो m/n मतलब 2/3, m की मान 2, n की मान 3 हो गया। तो 2:3, आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या होगा बच्चे? बिल्कुल मैसेज देख रहे हैं, सभी बच्चे का मैसेज देख रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे आइए, आंसर क्या हो जाएगा? बी। 2 का आंसर क्या होगा बच्चे? बी। 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। आगे बोला गया, यदि एक मीनार की छाया उस स्थिति में, बोला गया उस स्थिति में 10 मीटर अधिक लंबा हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है। एक ये मीनार है बच्चे, इसकी छाया मानिए यहां तक है, और जहां तक छाया है वहां की जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ये छाया बढ़ गया है, मानिए छाया यहां बढ़ के गया है, और इसी मीनार की अब उन्नयन कोण यहां से 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि एक ट्रिपलेट होता है साथियों, कि अगर ये 30 है तो ये ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा, ये 90। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। एक और होता है, ये 45 होता है साथियों। 45 के सामने 1 होगा, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2 होगा साथियों। 60 के सामने ये भुजा हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये कुछ नहीं तो 30 के सामने 1, यहां से यहां तक की 1। अब ये पूरा का पूरा ये कितना है सर? 1, और ये क्या होगा? ये भी 1, मतलब ये वाला और यहां से यहां ये दोनों बराबर होगा। तो ये अगर √3 है तो ये भी √3 ही लेना पड़ेगा पूरा। क्यों? 1 1 का मतलब ये दोनों भुजा बराबर।
तो 45 के सामने ये अगर √3 है, मतलब जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये होगा। तो यहां से यहां 1, यहां से यहां √3, तो यहां से यहां √3 - 1। तो छाया की जो लंबाई बढ़ा है मेरे अनुसार √3 - 1, और क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ा है 10 मीटर। तो √3 - 1 बराबर में हो जाएगा 10 मीटर। तो 1 की मान होगा 10 बटा √3 - 1। ऊपर नीचे कंजुगेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 होगा। ये क्या होगा √3 प्लस में 1, ये हो जाएगा 10 √3 प्लस 1, और ये होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, इसको काटेंगे 5। तो सर जी 1 की मान ये हो गया, तो आपको निकालना √3 की मान। तो √3 की मान निकालेंगे तो 5, अब इसमें √3 से गुना करेंगे, √3 से गुना होगा 3, और 1 में √3 से गुना करेंगे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे सर, ये 5 √3 की मान क्या होता है 1.732 होता है सर। 5 गुना इसको जोड़ेंगे तो 4.732, गुना करेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 5 दूनी 10 के 0, 5 तिया 15, 15 और 1 कितना होगा 16, 7 पचे 35, 7 पचे 35, और 1 कितना होगा 37, 4 पंचे 20, 20 3 23, तो 23.76। लगभग में आपका आंसर क्या होगा ए। लगभग में आंसर क्या होगा ए। 3 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे ए। बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। लगे के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण संपाती होता है। संपाती मतलब को इंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर लाइन ओवरलैप करता है, जिसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। मतलब a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 होता है। बच्चे आगे आइए ध्यान से सुनिएगा। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चे संपाती है, को इंसिडेंट है, आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ए होता है एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होता है 1, और a2 क्या होगा 2, बराबर में आप जानते b1 कितना है 2, और b2 कितना है k है। k की मान पूछा, सीधा सीधा ये k इधर गुना होगा, ये 2 दूनी 4 होगा। k की मान क्या होगा बच्चे 2, 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। आगे आइए, इसकी मान x की मान दिया गया है, y की मान दिया गया है। यहां आप रखोगे, जैसे इस इक्वेशन में रखोगे, आप इमेजिन कीजिए कि x की मान अगर यहां रखे तो ये हो जाएगा a cos क्यूब थीटा, और नीचे में a है, और पावर में हमारा कितना है 2/3 है। एक से बता रहे, इससे ये कटेगा और ये पावर से ये कट जाएगा, तो सीधा पावर क्या बचेगा cos स्क्वायर। तो सर जी इधर से पावर बचा cos स्क्वायर थीटा। सेम कंडीशन बी वाई की मान ये है, यहां रखोगे बी से बी कट जाएगा, और ये 3 है, ये ऊपर में पावर, ये पावर नीचे में 3 है, कट जाएगा, तो सीधा सीधा साइन स्क्वायर थीटा हुआ। तो आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। केवल क्वेश्चन देखने में केवल बड़ा था। बच्चे कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताएंगे, समस्या नहीं होना चाहिए। बच्चे हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि बच्चे आप पढ़ लीजिए, समय आपके पास अभी बहुत ज्यादा है। एक बार सारे बच्चे लाइक करोगे, ठीक है, और एक अपना एक बेहतर कमेंट दीजिएगा। कमेंट ये दीजिएगा कि लेवल, अगर मान लीजिए कि अमरजीत सर का लेवल क्या यही रहता था, क्वेश्चन हम सेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन अगर आप लेवल और कहोगे बढ़ाने के लिए तो हम निर्देश दे देंगे आगे, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को क्या करेंगे और लेवल बढ़ा देंगे। तो जैसा लेवल आप कहेंगे, आप कमेंट सेक्शन, वीडियो कटेगा, अभी कमेंट नहीं देना है, ठीक है, और उसके नीचे में आप कमेंट करेंगे कि लेवल अप कर दिया जाए, तो वहां से वो देखेंगे। जो कंटेंट टीम हमारे है, वन ऑफ द बेस्ट है पब्लिकेशन का, रुक्मणी पब्लिकेशन का, तो वहां से हम लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है बच्चे। तो ये वीडियो समाप्त होने के बाद थोड़ा सा आप कीजिए सर, बिल्कुल करवा देंगे, हम करवा देंगे। ऐसे तो जो अमरजीत सर के लिए सेट आता था वही सेट आ रहा है, ऐसा नहीं कि सौरभ सर का सेट है, सौरभ सर करा रहे तो लेवल कम कर देंगे, ऐसा नहीं है। एग्जाम का लेवल कही है, एग्जाम में मॉडरेट मतलब इजी भी रहता है, हार्ड भी रहता है, ऐसा थोड़ी सारे हार्ड क्वेश्चन करना है, हाँ उससे अप लेवल, ठीक है बच्चे। बोला गया यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 22 है, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस आपका -4 है, तो n पदों का योगफल 64 है, तो n की मान ज्ञात करें। तो आप जानते हैं सम ऑफ n टर्म होता है n/2 इंटू
2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे योगफल कितना है n टर्म का 64, तो यहां 64 लिखेंगे। n की मान मुझे पता नहीं, n बाई 2, 2a की मान कितना है 22 है, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है -4 है। साथियों अब एक बात बताइए, आप सीधा सीधा बताइए, इसको इधर गुना कर देंगे तो ये 64 गुना 2 होगा, और यहां से आप 4 कॉमन ले लीजिए तो n गुना 4 होगा, यहां से क्या बचेगा 11, यहां से -1 तो माइनस n माइनस माइनस ये प्लस होगा। सर 4 से काटेंगे 16 चौका 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया n इंटू 11 1 12, 12 माइनस n बराबर में कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। तो अब यहां से क्वाड्रिक इक्वेशन बना, क्वाड्रिक इक्वेशन मत बनाओ, बाय ऑप्शन से चले जाओ। अगर 4 की n की मान 4 रखते हैं तो 12 में से 4 जाएगा 8 चौके 32, सेटिस्फाई कर रहा है। n की मान 8 रखते हैं 8, तो 12 में से 8 जाएगा 4, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब a और b दोनों होगा, 3 तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 से अधिक, डी आंसर होगा। आंसर क्या होगा बच्चे 1 से अधिक, 4 और 8 दोनों होगा। बहुत बच्चे हमसे नाराज रहते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए क्वेश्चन डिफिकल्ट ही है, मेरा बताने का तरीका थोड़ा इजी रहता है। आप स्वयं लिखिएगा, पिंटू आप स्वयं लिखिएगा वीडियो के नीचे में, जब वीडियो कट जाएगा तो लेवल क्या चाहिए आपको, ठीक है, तो वो लेवल आप लिखिएगा। आप लेवल कुछ भी रहेगा, मेरा बताने का तरीका इतना ही इजी रहेगा, हार्ड नहीं रहता है, हम इजी से। अब कैलकुलेटिव रहेगा तो कैलकुलेशन तो आपके हाथों में है बच्चे, ठीक है। आगे बोला गया एक द्विघात बहुपद के शून्यक दिया गया है -1/4 तथा 1 है, तो बहुपद के गुणनखंड लिखिए। बोला गया बहुपद के गुणनखंड लिखिए, तो गुणनखंड अगर ये शून्यक हुआ तो सेटिस्फाई करेगा, गुणनखंड को जो भी ऑप्शन में होगा उसको 0 बना देगा, तो 0 बना देगा। यहां रख रहे हैं -4, तो ये कभी भी 0 नहीं बनेगा। सर यहां पे रख रहे हैं, अगर ये रखते हैं तो -1/4 प्लस में 1/4, ये भी 0 बन रहा है, 1 रखेंगे -1 0, तो ये हमारा दोनों इक्वेशन, ये भी रखने के बाद 0 बना रहा है, इसे भी रखने के बाद 0 बना रहा है, यही हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। सर यहां 1 रखेंगे तो 0 बना देगा, लेकिन ये रखेंगे तो क्या 0 बनाएगा? x की मान अगर -1/4 रखेंगे यहां पे तो 0 नहीं बनेगा ये, ठीक है, तो ये नहीं होगा। आंसर सीधा सीधा बी हो जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बोला गया है अगर cot थीटा की मान अगर 3 cot थीटा बराबर 4 है, 3 को उस ओर भेज दीजिएगा, तो cot थीटा होता है क्या cos थीटा बटा में क्या होता है बच्चे sin थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले से 4 था, अब 3 इस और गया तो ये हो गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहे, जो ऊपर में है वही चीजें नीचे है, केवल प्लस माइनस का फर्क है, ये कोई बात नहीं, इसको नहीं देखना है, केवल इसको देखना है, और तो कुछ है नहीं। तो सीधा सीधा cos की मान 4 लेंगे, sin की मान 3 का प्रयोग करेंगे। तो सर जी 4 तिया क्या हो जाएगा, ये cos की मान 4 लेंगे तो 4 चौके 16 माइनस sin की मान 3 लेंगे तो 3 होगा, यहाँ पे cos की मान 4 दूनी 8, sin की मान 3, तो 16 में से 3 जाएगा तो 13 हो जाएगा, और 8 3 11 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा 13/11, आंसर क्या होगा बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा बी। स्क्रीन का लाइट दूसरा कलर करे। बच्चे स्क्रीन की लाइट दूसरा कलर यहां से नहीं हो सकता, क्योंकि स्लाइड व्हाइट में ही बनता है, और कई सारे बच्चे इस स्लाइड को बोर्ड पीडीएफ को निकाल कर पढ़ते हैं। तो बच्चे मेरी मजबूरी है कि हम नहीं कर सकते इसको दूसरा कलर। आगे बोला जाता है 2 साल पहले एक पिता अपने बेटे की आयु का 5 गुना था, और 2 वर्ष के बाद बोला गया है उसकी पिता अपने बेटे की 3 गुना से 3 वर्ष कम है। बच्चे 2 साल पहले -2 ईयर, आप बताओगे 2 साल पहले की बात बोला जा रहा है कि फादर जो है वो बेटे से, डॉटर से क्या है, अगर सन अगर x वर्ष के होंगे तो पिताजी 5x के होंगे। तो वर्तमान में प्रेजेंट में पिताजी उनके कितने होंगे 5x + 2 वर्ष के होंगे, और सन कितने वर्ष के होंगे तो x + 2 वर्ष के होंगे, यही है ना। तो बोला जाता है कि 2 वर्ष बाद
तो अब बताइए वर्तमान में इनकी उम्र ये हो गया, अब 2 वर्ष बाद इसमें करेंगे तो 5x प्लस में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा पिताजी का उम्र, इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, ये हो गया। बोला जाता है अपने बेटे के उम्र का 3 गुना, तो बेटा का उम्र ये है 3 गुना से 8 वर्ष अधिक है प्लस 8, कौन? उनके पिताजी, पिताजी ये है, पिताजी के बराबर हो जाएगा। साथियों ये 5x प्लस में 4 बराबर में ये गुना करेंगे 3x प्लस में 4 तिया 12 प्लस में 8, 12 8 20, इसको इस और लेकर आएंगे, 5x में से 3x जाएगा 2x होगा, 12 8 20, 20 में से 4 जाएगा 100, x की मान 8 होगा, x की मान क्या होगा? 8 होगा। मेरे प्यारे बच्चे आगे बोला जाता है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पिता की वर्तमान आयु यही है, क्या है? 5x प्लस में 2। तो सर जी अगर प्रेजेंट उम्र निकालना है, प्रेजेंट उम्र किसका? तो फादर का, तो x की मान 8, 8 5 40 और 2 कितना हो जाएगा? 42। कितने वर्ष के होंगे? 42 वर्ष के होंगे बच्चे। चलिए बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे आइए बच्चे, लगा यदि किन्हीं आंकड़ों के बहुलक तथा माध्यिका की अंतर 24 है तो उनके माध्यिका तथा माध्य का अंतर बताइए। एक फार्मूला होता है बच्चे कि बहुलक, बहुलक बराबर में 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस में 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। मेरे प्यारे बच्चे इसमें 3 माध्यिका है तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1 माध्यिका, माध्यिका प्लस में 2 गुना माध्य, 2 प्लस माध्यिका। देखिए 1 माध्यिका को आप क्या कीजिए, उठा के इस और भेज दीजिए, 1 माध्यिका को उठा के इस और भेज दीजिए, तो ये होगा बहुलक माइनस में माध्यिका, माइनस में माध्यिका, क्योंकि 3 माध्यिका था तो यहां पे 2 माध्यिका बचा और 2 माध्य, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो इधर से क्या बचेगा? माध्यिका माइनस में माध्य, और यही तो निकालना है, दोनों के अंतर, माध्यिका और माध्य के अंतर, इसी की मान निकालना है। तो बहुलक और माध्यिका की अंतर दिया गया है, कितना है बच्चे? 24 है, तो ये 24 होगा, ये 2 से कटेगा तो ये 12 होगा, तो माध्यिका माइनस माध्य कितना आ गया? 12 आ गया, अंतर कितना आ गया? 12। जिसकी अंतर पूछा गया बच्चे वो क्या हो गया? 12। इसका पीडीएफ आपका, साउंड कम है सर, है? साउंड तो कम नहीं होना चाहिए, साउंड ठीक है बच्चे। अब बताइए सभी बच्चे का साउंड ठीक है? इसका पीडीएफ प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन चैनल पे मिलता है या टेलीग्राम चैनल पे बच्चे। चलिए आगे बढ़िए। देखिए आज मेरी तबीयत खराब थोड़ा लग रहा है क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी बारिश का समय था और पूरा पानी से भरा हुआ, मतलब रास्ते से कल जैसा कि हमने आपको दिखाया उस रास्ते से हम गुजर कर 3 दिन लगातार 3-4 दिन क्लास लिए। आज मेरी तबीयत थोड़ा डाउन हो चुका है, ठीक है, फिर भी हम आपके बीच क्लास में आए हैं बच्चे। अभी भी भींगा ही है, नीचे तो भींगा ही है, लेकिन हम बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। अच्छा आज पढ़ने के चक्कर में इसका सब्जी जल गया है, बताइए। आगे ये बच्चे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला लेकिन इसका याद रखेंगे कि बहुलक बराबर में 3 गुना माध्यिका, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, जो पूछेगा इस पे कई सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बच्चे। 1 माध्यिका को इधर कर दिए तो बहुलक माइनस माध्यिका हो गया, इधर 2 माध्यिका 2 माध्य बचा, 2 कॉमन ले लिए, इससे इसको काटे तो माध्यिका और माध्य की अंतर आ गया। आगे बोला गया बच्चे कि ये चीजें आपको क्या दिख रहा है, ये ए बी समांतर है सी डी का, तो ये एक ट्राइपीजियम बन गया, एक ये क्या बन गया? ट्राइपीजियम, समलम चतुर्भुज। और समलम चतुर्भुज का क्या होता है कि दोनों जिस एंगल पे, जिस दोनों विकर्ण जहां से कट करती है समान अनुपात में कट करती है। अगर सम चतुर्भुज रहे, रोम्बस रहे, तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे लंब द्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। समांतर चतुर्भुज रहे तो याद रखेंगे कि केवल समद्विभाजित करता है, लंब पे समद्विभाजित नहीं करता है। लेकिन ट्राइपीजियम रहे, ट्राइपीजियम रहे तो इसकी विकर्ण जो है ये 2 और 3 के अनुपात में हुआ, तो ये भी 2-3 के अनुपात में हुआ, मतलब इसका बट्टा इसका बराबर में इसका बट्टा इसका। तो याद रखेंगे कि ट्राइपीजियम का जो है समलम, लिख लो नोट करके कि समलम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो इसकी अनुपात कितना हुआ? DO क्या हो जाएगा बच्चे? DO 3 बट्टा में OB x-3
बराबर में ये ऊपर वाले ऊपर से अनुपात x-5, नीचे में क्या 3x-19, इसको इधर लेके जाएंगे 3 3 9 x होगा और 19 57 होगा, इसको इधर करेंगे x² होगा और ये हो जाएगा -5x होगा, 3 से गुना करेंगे -3x प्लस में 15, ये हो जाएगा बच्चे। चलिए सारे को उठा के उस और कर दीजिए, तो x² होगा, अब ये होगा माइनस में 8 और माइनस में 9, 9 8 कितना होगा 9 8 17, 17x होगा और ये 57 जाके उधर जोड़ देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 7 5 12, 100 1 7 72 बराबर में 0। ये होता है 9 8 72, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया -8 गुना -9 गुना -8 प्लस में 72 हो जाएगा, -8 -9 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। तो x की मान बराबर के उस ओर लेके जाओगे 9 और 8 होगा, माइनस वाला संख्या प्लस में हो जाता है और प्लस वाली माइनस में होता है। -9 था +9, -8 था +8, x² के आगे में कोई संख्या रहे तो उससे भाग, नहीं है तो यही x की मान 2 मान होगा 9 और 8। तो सर जी 8 और 9 ये भी संभव है, ये भी संभव है, ठीक है। बोला गया x की वैल्यू ज्ञात करना है तो आंसर क्या होगा डी होगा, आंसर क्या होगा डी होगा। याद रखना है कि समान अनुपात ट्राइपीजियम का जो विकर्ण होता है समान अनुपात में विभाजित करता है, इसमें विभाजित करता है समान अनुपात में विभाजित करता है। बोला गया यदि समीकरण ये दिया गया है मूल्यों का योगफल तथा गुणनफल समान हो, क्या हो समान हो। बोला गया मूल्यों का योगफल, तो योगफल क्या होता है बच्चे, मूल्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, तो -b के जगह पे कितना है तो -6/k, और मूल्यों का गुणनफल, तो गुणनफल होता है c/a, तो c कितना है 4k है और a कितना है तो k है, k से k कट गया, 2 से काटेंगे तो ये 2 और ये 3, k की मान क्या हो जाएगा -3/2, सीधा सीधा आंसर क्या होगा ए, सीधा सीधा आंसर क्या होगा ए। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। साइन 1/2 किस एंगल के लिए वैलिड होता है तो 30 डिग्री के लिए, तो b की मान 30 का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप बताइएगा 3b cos, बोला गया है cos 30 की मान होता है √3/2 -4, cos 30 की मान यहां भी प्रयोग करेंगे तो √3 का क्यूब करोगे 3√3 होता है और 2 का क्यूब करोगे 8, इससे कटेगा 2, 3√3/2, 3√3/2 ये माइनस में ये प्लस में, फाइनली ये दोनों कट जाएगा, दोनों प्लस माइनस में सेम चीजें, इसकी आंसर क्या होगा 0, आंसर क्या हो जाएगा बच्चे 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक घोड़े को 28 मीटर लंबे रस्सी द्वारा खंभे से बांधा गया है, ये खंभा है बांधोगे 28 मीटर लंबी है, तो ये चारों ओर घूम जाएगा, ये सर्किल बनाएगा और सर्किल का बोला गया जो भाग घोड़ा चढ़ सकता है उसकी क्षेत्रफल बताइए, तो एरिया बताना है, तो वृत्त की एरिया क्या होता है πr² होता है, पाई की मान 22/7, r² 28 गुना 28, 7 चौके 28 होता है। मेरे प्यारे बच्चे 22 गुना 28 गुना 4 जल्दी से करके बताएंगे कितना हो जाएगा सर जी, ये 8 होगा, 8 8 64 का 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 6 22 गुना 11 करेंगे तो 4 2 6 2 4 2, देखो 26 64 24 64 होगा क्या, 44 कैसे होगा बच्चे, 44 कैसे आप कह रहे हैं, चौवालीस कोई बच्चे कैसे कह रहे हैं ई होगा, आंसर देख के मत बोलो। बोला गया 1 से 15 तक की संख्या से 3 संख्या अधिक चुनी जाती है तो उनके लगातार होने की प्रायिकता ज्ञात करें, मतलब 1 से 15 तक में 15 संख्या 15C3 3 संख्या चुनी जाती है, लगातार कैसे होगा, तो सर जी ये कंडीशन जो बनेगा ये तो NS हो गया, NS निकल गया, NE क्या होगा नंबर ऑफ घटना क्या होगा, सर जी 1 2 3 3 संख्या लगातार हो गया, फिर क्या होगा 3 4 ये फिर क्या होगा लगातार में 2 से स्टार्ट करो 2 3 4, फिर क्या हो सकता है 3 4 5,
लगातार होना चाहिए। इसी तरह करते करते आगे जाएंगे 13, 14, 15, इसके बाद नहीं होगा। तो 1 से स्टार्ट हुआ 13 तक गया, तो नंबर ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ इवेंट कितना बना, तो 13 बना। 1 2 3 करते करते 13 तक गए, 1 2 3 करते करते 13 तक गए। लगातार 13 संख्या आप लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना बना, 13। कितना बना बच्चे, 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो घटना है 13 और कितना में से, तो 15, 15C3 में से 15C3 चुने हैं आप। तो ऊपर में 13 होगा, नीचे में 15 गुना 14 गुना 13 और बट्टा में फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 की मान 1 गुना 2 गुना 3। 13 से 13 गया, इससे काटेंगे 3 से काटेंगे तो ये होगा 5, इससे काटेंगे 7, 7 पचे 35, 1/35 होगा। आंसर क्या होगा बच्चे, 1/35। क्या बच्चे कोई दिक्कत है? 1/35, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आ रहा है। आगे बोला गया जब एक प्लॉट 18,700 में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। इसका अर्थ है कि कितना में बेचे थे सर जी, 85% में बेच रहे थे। अगर हानि हुआ तो दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, क्रय मूल्य 100%। तो सर जी आप जान रहे हैं 15% का हानि हुआ, 85 में बेचे, अब चाह रहे 15% हासिल करना, मतलब 115% करना चाह रहे हैं। 100 में 15% बढ़ाकर 115 में बेचना चाह रहे हैं, तो प्लॉट को कितना में बेचा जाना चाहिए? आपने पहले बेचा 85% में और क्वेश्चन के अनुसार कितना में, तो इतना में। तो सर 1% की मान कितना होगा? तो सर जी 1% की मान होगा 17 पचे 85, 17 इकाई 17, 17 इकाई 17, 17 इकाई 17, 0 0, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0। सर जी ये हो गया। आगे एक बात बताइए, ये हो गया बच्चे, आपसे पूछा गया है 115% की मान, 115% की मान। सर इसको गुना करेंगे, तो जल्दी से बताइए, इसको गुना करके बताइए कितना होगा। सर जी 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 41, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हुआ, ये 0 हुआ, 3 2 5 2, ये देखिए है क्या, 25,300। आंसर क्या होगा, सी होगा बच्चे। आंसर क्या होगा, सी। बहुत खूब, बहुत खूब, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको तकलीफ हो रहा है, कोई तरह का दिक्कत हो रही है? आगे ये बच्चे बोला गया एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधि दिया गया है। तो बाहरी और भीतरी परिधि दिया गया है, तो कितना है, तो 23 और 22 है। तो परिधि होता है 2πr, ये हो गया बाहरी, 2πr, भीतरी हो गया 2πr, छोटी आर, इससे ये कट गया, तो ये आर की बड़ी आर 23, तो छोटी आर 22 हुआ। बोला गया पथ की, अगर पथ की चौड़ाई ये हुआ, ऐसे है, पथ की चौड़ाई अगर 5 है तो अनुपात में बाहरी 23 भीतरी 22, तो बताओगे जो पथ की चौड़ाई होगा बाहरी में से बड़ी आर में से, बड़ी आर में से छोटी आर को घटाते तो यही रास्ते की चौड़ाई होता है, रास्ते की चौड़ाई होता है। तो सर जी ये दोनों में से घटाएंगे, एक आया, क्वेश्चन के अनुसार 5 आया। बोला आंतरिक व्यास ज्ञात करें, अंदर की छोटी आर, तो 1 की मान 5, तो 22 की मान हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 110। अगर त्रिज्या अंदर का 110 है तो व्यास डायमीटर इसका डबल होता है, तो 220 मीटर होगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी। आंसर क्या होगा, सी, 210 मीटर होगा, व्यास पूछा है। आगे बढ़ते बिना टाइम गवाए हुए, बोला जाता है बिंदु P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त को PQ और PR पे स्पर्श बोला गया PR का युग्म खींचा जाता है, तो चतुर्भुज AB PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त है। अब ये केंद्र O से 13 सेंटीमीटर पे, इसी से इसका एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है ये, और यहां से भी एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है, जो कि दोनों सभी
स्पर्श रेखा हो गया बच्चे, यही P बिंदु है और ये हमारा O है। अब एक बात बताइए, केंद्र पर से अगर स्पर्श रेखा पे मिलाओगे तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ये यहां से यहां तक इसको मिलाओगे तो आपस में कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। O से P का दूरी जो है ये PQ हो गया और ये क्या हो गया? R हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे एक यहाँ पे चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज दिख रहा होगा क्या? PQOR, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या कितना है? 5 है। तो यहां से या केंद्र से सरकमफ्रेंस पे मिलाओगे तो 5 होगा। इधर भी इसकी लंबाई कितना दिया गया? तो 13 सेंटीमीटर है। O से P की दूरी 13 सेंटीमीटर। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये एक 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, ये समकोण, ये भी समकोण, दो त्रिभुज है। तो सर जी पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल बताओ। 1/2 आधार, आधार 5 है, आधार गुना, पहले आधार, आधार गुना ऊंचाई, ये कर्ण हो गया 5 पे। एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो ये 5 और ये 12 और ये 13, तो क्षेत्रफल होता है, ये आधार हो जाएगा, ये नीचे रख लीजिए ना, ये 5 हो गया और ये 12 हो गया। तो सर जी 1/2 आधार, आधार 12 गुना ऊंचाई 5, ये 6। तो सर जी ये आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं निकालना है, एक दो त्रिभुज है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल, तो इसमें चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज की अगर एरिया निकालना है तो एक त्रिभुज की एरिया इतना, दो त्रिभुज है सेम तरीका, 2 से गुना, इससे ये कट गया, 12 पंचे 60 हुआ। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 60। क्या कोई दिक्कत है? बड़ा दिल में आप लोग आग लगा रहे हो। वेरी नाइस टीचिंग सर जी, थैंक यू बच्चे। आगे आइए, आगे देखो, एक बात आप समझिएगा, यदि आप अगर कोई त्रिभुज है और एंगल बाय सेक्टर अगर कर दिए हैं और ये आधार पे मिला दिए हैं, जो अनुपात ये दोनों का होगा भुजा का, वही अनुपात आधार में बढ़ता है। ये आंतरिक कोण समद्विभाजक का थ्योरम है। ये 3-2 हुआ तो इधर भी 3-2 होगा। अगर ये अनुपात 5-4 हुआ तो ये भी 5-4 होगा। मतलब जो अनुपात भुजा का होगा वही अनुपात क्या होगा? आधार का होगा। अगर एंगल बाय सेक्टर हुआ, कोण समद्विभाजक हुआ तो कोण समद्विभाजक है ही, है ना, बोला गया समद्विभाजक है। एडी, ए बी बोला गया है कितना है? 6.4 है और AC बोला गया कितना है? 8 है। तो BD की मान बोला गया 5.6 है। DC की मान बताइए मेरे प्यारे बच्चे, DC की मान, तो ये दोनों की रेशियो कितना हुआ? सर अगर 6.4 अनुपात 8 निकालेंगे, इसको उड़ा दिए तो 80, 8 8 64, ये 10, 2 से काटेंगे 4 और ये 5, तो सर ये 4 और 5 की अनुपात आया, तो ये भी 4 और 5 का होगा। तो 4 की मान कितना हुआ? सर 4 की मान हुआ 5.6, तो ये 14 चौका 56, 1.4। तो 5 की मान DC कितना है? 5 है। 5 की मान 14 5 7 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सीधा सीधा A हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा बच्चे? 7 होगा। जो अनुपात भुजा का होगा वही अनुपात आधार का होगा। मेरे प्यारे बच्चे बोला 15 मीटर लंबे एक कमरे में 75 मीटर चौड़ी कालीन बिछाने के का खर्च 70 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 8400 रुपया है। कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये कमरा है, इसमें कालीन बिछाया जा रहा है। अब इसकी चौड़ा, पट्टा चौड़ा मान लीजिए इतना का, ऐसे 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 करके कालीन पूरा कमरा में बिछाना है। तो सर जी कालीन देखते कपड़ा ऐसा लंबा है, एक बार ऐसे बिछाया, शादी की आप देखोगे जब शादी में सजावट होता है, ऐसे बिछाया, फिर ऐसे बिछाया, फिर ऐसे बिछाया, सेम आकार का ये हो गया। तो सर जी कमरा की बोला गया है लंबे 15 मीटर लंबा कमरा है, यहां से यहां 15 है, और कालीन की लंबाई कितना है? 0 कितना है? तो सर 75 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बनाएंगे तो सर 0.5 मीटर है। कितना तह गया है, कितना बार इसमें कालीन बिछा है, तब उसी के अनुसार से जो है इसकी चौड़ाई निकल जाएगा। सर जी कमरे की चौड़ाई निकल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे अगर 75 सेंटीमीटर चौड़े कालीन बिछाने का खर्चा 70 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से है, तो मेरे प्यारे बच्चे 70 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से है, हम इस बात को समझ गए। तो टोटल खर्चा कितना आया? इतना रुपया आया। तो कितना मीटर कपड़ा है? कपड़ा कितना मीटर है? तो सर जी 1 मीटर का 70 रुपया, तो 8400 रुपया खर्चा हुआ। तो 70 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 गया, बर 37 84, 120 मीटर कपड़ा है। कितना मीटर है? 120 मीटर है, मीटर में है। तो मेरे प्यारे बच्चे
तो कपड़ा, एक बात बताओ, कितने बार इसमें ये हुआ है, कपड़ा कितने बार, कालीन जो है कितने बार मतलब जो है बिछाया गया, कितने बार, कितने बार? तो सर जी 120 मीटर चौड़ा मान लीजिए कि कपड़ा है, तो एक बात बताओगे, 120 मीटर लंबा है, तो 120 मीटर लंबा है, तो एक बात बताइएगा, एक बार चौड़ाई उसका कितना है, तो 0.75, तो 120 में 0.75 से भाग देंगे तो ये जीरो क्या निकल कर आएगा बता रहे हैं आपको, ये 15 पचे 75, 15 अट्ठी 20 से, 15 अट्ठी 20 से ये हो गया। ये क्या कर देंगे बच्चे, ये उड़ा दिए, 100 आया, 25 दिए 75, 25 चौके 100, इससे इसको काटे 4 आ गया, जीरो, 160, 160 ये क्या आया है? कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या सर? 120/15, ओ सॉरी 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 सॉरी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, सॉरी, इससे नहीं होगा, इससे कितने बार आया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मतलब यहां से यहां तक कपड़ा कितने बार गया है, तो 120 मीटर टोटल कपड़ा लगा है, तो 120 मीटर कपड़ा जो है कितना कमरा में बिछा है, तो 15 मीटर लंबे कमरे में बिछे है, तो एक बार बिछने के लिए इतना 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 चौड़ा का कितने बार बिछा है, तो 15 मीटर तक बिछा, 120 मीटर, तो 15 अठी 20 से 8 बार ये मोड़ा है, इधर से इधर, इधर से इधर 8 बार हुआ है, कितने बार हुआ है, 8 बार, सॉरी ये सही है, कितने बार हुआ है, 8 बार हुआ है, कितने बार कपड़ा को बिछाया गया, 8 बार बिछाया गया। साथियों एक बात बताइएगा, अब 8 बार बिछाया गया है, अब यहां से क्या कर देंगे, तो सर जी 8 बार बिछाएगा तो कमरे की चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई तो आपका लंबाई ये दिया गया है, इस लंबाई के कारण 8 बार निकल गया, चौड़ाई क्या होगा, तो कपड़े की चौड़ाई अगर मान लीजिए एक बार में 7.5 चौड़ा था, तो कमरा देख लीजिए कितना चौड़ा है, तो कमरा इस ओर से, पट्टा इस ओर से बिछेगा, अगर चौड़ाई ये है तो मान लीजिए लंबाई के अलोंग हम बिछाए हैं, ये गड़बड़ कर दिए, लंबाई के अलोंग इधर बिछाए, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, तो 8 बार, तो एक बार में चौड़ाई कितना है, तो 0.5 है, तो 8 बार बिछाएंगे तो कितना चौड़ा होगा, तो सर जी इसको उड़ा देंगे, 0, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 मीटर चौड़ा होगा कमरा, यहां से यहां तक की जो कमरे की जो चौड़ाई होगा वो 6 मीटर होगा। बहुत भयानक क्वेश्चन था बच्चे, 8 से होगा सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भयानक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त था, ये दिमाग वाला था। चलिए नहीं समझे सर, ठीक है फिर से समझा देते हैं, फिर से समझे, अच्छा क्वेश्चन था, कौन सा था, देखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप समझिए फिर से एक बार, एकदम प्यार से समझा रहे हैं, केवल आप ये बात बोल देते कि सर नहीं समझे, मुझे अच्छा लगता है। ये एक कमरा है और इस कमरे में 15 मीटर ये कमरा चौड़ा है, लेंथ इसका जो है 15 मीटर है और चौड़ाई मुझे निकालना है, बोला गया 7 सेंटीमीटर चौड़े कालीन बिछाना है, तो कालीन जो बिछाना है आप देखेंगे इस टाइप के कपड़ा होता है, इस टाइप के देखो कपड़ा बिछा रहे हैं, सुनो कपड़ा बिछा रहे हैं, आपको यहां पे कपड़ा बिछा रहे हैं, कपड़ा, ये कपड़ा बिछ रहा, एक ता हुआ, दूसरा फिर यहां से बिछाएंगे, मान लीजिए कि अलग अलग कलर का कपड़ा है और कपड़े को हम क्या कर रहे हैं, बिछा रहे हैं, कपड़े को इसमें क्या कर रहे हैं, बिछा रहे हैं, तो एक प्रकार का जो कपड़ा है, अब आपको बिल्कुल पूरा बिल्कुल तरह से समझ में आएगा, आप टेंशन ना लेना है। तो सर जी ऐसे करके बिछता है, तो ये चीजें बाद में देखेंगे हम, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कपड़े का टोटल इधर से इधर करने में लंबाई कितना होगा, तो कपड़े की लंबाई, तो सर जी कपड़े की सबसे पहले लंबाई निकालिए, कपड़े की लंबाई, तो सर जी कपड़े की लंबाई कितना होगा, सर आप 70 रुपया प्रति मीटर की दर से आप खरीदे हैं, लगा है, तो 1 मीटर खरीदने में 70 रुपया लगता है, या 1 मीटर बिछाने में 70 रुपया, आपके पास टोटल खर्चा कितना आया है, सर 8400 रुपया का आया है, 70 के हिसाब से कितने मीटर आप कपड़ा खरीदे हैं और बिछाए, 120 मीटर, सर जी 120 मीटर हम कपड़ा
बिछाए हैं इसमें, तो सर जी 120 मीटर बिछाए हैं, तो ये कितना तह बिछा होगा? एक बार बिछाने के लिए मुझे 15 मीटर जाना पड़ता है, फिर दोबारा 15 मीटर, फिर 15 मीटर, 15 मीटर करके सर कितनी बार कपड़ा बिछा है? कितनी बार कपड़ा बिछा? 120 मीटर टोटल कपड़ा की लंबाई था, एक बार जाने में 15 मीटर, तो कितना बार गया होगा सर? 8 बार गया होगा। कितने बार? 8 बार। तो देखोगे 8 बार गया होगा, तो सर जी एक बात बताइएगा, 1 2 3 4, अब की बार कितना जाएगा? 5वां जाएगा। अब की बार ये 5 गया, फिर अब की बार सर जी 6 जाएगा, अब की बार 7 जाएगा, अब की बार क्या जाएगा? 8 जाएगा। पूरा पूरा बिछ गया। तो सर जी 8 बार में ये बिछ गया, तो कितना चौड़ा हुआ सर? एक बार चौड़ाई कितना है? एक बार सर 75 सेंटीमीटर है, तो मीटर बनाने के लिए 0.5 सेंटीमीटर। सर जी 75/100 मीटर, एक चौड़ाई का बोला गया, कपड़े की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है, 100 से भाग दे दिए, तो कमरे की चौड़ाई कितना? 8 बार इसको बिछाए हो तो कमरे की चौड़ाई निकल जाएगा। कमरे की चौड़ाई कैसे निकलेगा सर जी? चौड़ाई। तो सर जी एक बार कपड़ा बिछता है तो कपड़े की लंबाई चौड़ाई है 75/100 मीटर। कितने बार बिछाए होता? 8 बार बिछाए होता। 8 से गुना करेंगे सर जी, 25 × 75, 25 × 100, 3 दूना 6 मीटर। कपड़े की जो मतलब कमरे की जो लंबाई आ गया 6 मीटर में है। अब समझ में आया? जल्दी से आंसर इसका बताएंगे तो आप एक बात को समझने के प्रयास करेंगे। अगर कोई सर्किल है और इसके अंदर चतुर्भुज है, 4 भुजा वाला चतुर्भुज है, गौर से समझोगे कॉन्सेप्ट, इसे कहते चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है? बहुत बड़ा मतलब इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, सीधे सीधे समझने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट कैसे बनेगा? तो सर जी एक बात ध्यान से समझिएगा, इसके विपरीत एंगलों का योग ये स्पेशल होता है चतुर्भुज। ये अल्फा और ये बीटा, जब अल्फा और बीटा दोनों जोड़ोगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये चक्रीय चतुर्भुज का ये केस है बच्चे। आपसे बोला गया है ये जो भी है वृत्त दिख रहा है, चतुर्भुज देखिए, एक चतुर्भुज तो ये हो गया, इसमें दूसरा चतुर्भुज आप ये भी देख सकते हैं। ध्यान से समझने के प्रयास करेंगे जो हम दिखा रहे हैं। ये भी क्या है? ये भी एक चतुर्भुज है, जो कि चारों भुजा अगर हमारा सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पे टच हो तो उसे हम समझ लेंगे चतुर्भुज है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मेरे प्यारे बच्चों सब कुछ ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है कि एंगल एसपीएम, बस ये एंगल पूछा गया है। तो ये एंगल में ये दिया गया है, तो ये एंगल मेन मुद्दा है निकालने का। तो ये एक चतुर्भुज के अंदर आ रहा है, तो चतुर्भुज के अंदर अगर आ रहा है, ये अगर चतुर्भुज के अंदर आ रहा है तो समझने की प्रयास करेंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में विपरीत है, तो ये दोनों के योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसकी योग कितना है सर? 5 6 5 11, 115। 180 में से घटा देंगे तो ये 5 होगा, और 7 में से 1 जाएंगे तो 65 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताएंगे ये कितना डिग्री हो जाएगा? 65। तो ये पूरा एंगल लीजिएगा, कितना होगा सर? पूरा एंगल में 65 प्लस में 40, तो 65 + 40 कितना होगा? 105 होगा, 105 डिग्री होगा। देखिए सही है ये गलत है बच्चे? जल्दी से बताएंगे। 105 यही होगा ना जी? अच्छे देख कर जल्दी से बताएंगे आप मुझे। आंसर क्या होगा? ई होगा। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 105। बस सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बोला गया है ए बी सी डी ई एफ एक समषष्टभुज है, 6 भुजा वाला है। कितने भुजा वाला है? समषष्टभुज का मतलब है हेक्सागोन है बच्चे। और हेक्सागोन रेगुलर पॉलीगन अगर रेगुलर हेक्सागन है, इंग्लिश में देखोगे रेगुलर हेक्सागन है। समषष्टभुज का मतलब सम मतलब रेगुलर ही होता है। तो इसमें 2-3 बातें आप सीखोगे। सबसे पहला बात,
तो सबसे पहला बात तो इसमें 6 भुजा होता है और सभी भुजा बराबर होता है, और ये क्या होता है, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? तो 6 इक्विलेटर, इसके डायगोनल मिलाने के बाद क्या बनता है, जिस बिंदु पे ये कटा सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सभी भुजा इसमें आपस में क्या होता है, बराबर होता है। 6 गो ट्रायंगल जो बना वो सभी समबाहु है। क्या है? समबाहु है। समबाहु त्रिभुज होगा, और एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें कितने ट्रायंगल है? तो 6 है। तो समषष्टभुज की अगर पूछा जाएगा एरिया क्या होगा तो ये होगा, लेकिन ये सब नहीं पूछा है। बोला समषष्टभुज की परिमाप ज्ञात करे, पेरीमीटर निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो ठीक है, ये रहने देते हैं, यहां पे हम बताते हैं। बोला गया एक समषष्टभुज है, समषष्टभुज बना लेते हैं, एक समषष्टभुज बना लेते हैं। तो नाम दे देते हैं, क्या बोला गया है, नाम जो है ABCDEF, के बाद क्या होगा बच्चे, F। तो याद रखेंगे, बोला गया है कि MBE, B से E 14 है, B से E 14 है। अगर ये 14 हुआ तो देखोगे इसको अगर मिलाओगे तो ये मिड पॉइंट से जाएगा। तीनों डायगोनल आपस में कहां पे मिलता है, एकदम मिड पॉइंट पे मिलता है। ये अगर 14 है तो ये 7 7 होगा। अगर क्योंकि ये त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये अगर 7 हुआ तो ये भी 7 होगा, इधर भी 7 होगा, ये 7 7 होगा। तो अगर अगर आप देख पा रहे हैं कि समषष्टभुज का भुजा निकल चुका है, कितना, 7, 6 भुजा होता है। तो परिमाप क्या होगा, सभी भुजा बराबर है, परिमाप होता है भुजाओं की योग। तो 7 एक भुजा की मान 7 है, तो 6 भुजा है, तो 6 7 42 हो जाएगा। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 42 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, कॉन्सेप्ट वाला था। देखिए बहुत बच्चे को ऐसा भी लगता है कि सर क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसा बात नहीं है। मेरा बताने का जो तरीका है वो थोड़ा इजी होता है बच्चे, ठीक है, वो हम शॉर्ट में ही बताते। कोई भी प्रश्न हो तो हम प्रयास करते हैं कि शॉर्ट में ही बच्चे को समझ में आ जाए। तो जिसके कारण जो है बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि सर बहुत छोटा क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है। आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों जबरदस्त होनी चाहिए। कहने का मतलब है छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, क्वेश्चन बन जाए तो आपको लग रहा है छोटा, नहीं बने तो वो बड़ा, ऐसा बात नहीं है। छोटा क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन पाता है तो वो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा है। तो आपकी मैथ अगर मजबूत है तो उसको और प्रैक्टिस के थ्रू चैप्टर बाय चैप्टर एक क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस कीजिए, तो जाकर रिजल्ट 100% बनने की संभावना है। मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए इसी क्वेश्चन में बोला गया है यदि A और B समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण है, के मूल्य है, ठीक है, बोला गया A और B इसका मूल्य है। बोला गया x पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल्य, एक मूल्य जो है A 1/A प्लस में 1/B और दूसरा मूल्य जो है क्या है, तो सर जी AB है। तो आप यहां से अभी रुक जाइए, सबसे पहले यहां पे मूल्यों का योग बताइए। अल्फा प्लस बीटा मतलब A और B है अल्फा बीटा, तो सर -B/A होता है। -B कितना है, तो सर 1 है, तो -1 होगा। अल्फा इंटू बीटा A इंटू बी क्या होगा, तो A इंटू बी क्या हो जाएगा, C/A। तो C कितना है, -2 है, A कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है, ये हो जाएगा C/A होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप इसके फॉर्मेट में, ये पहला रूट ये है, इसको अल्फा मानिए, दूसरा रूट ये है बीटा मानिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले अल्फा बताइए क्या है, तो सर अल्फा देखा जाए 1/A प्लस में 1/B है, इसको जोड़ेंगे तो A प्लस B और ये क्या हो जाएगा, AB होगा। और बीटा क्या है, तो सर जी A गुना B है, अल्फा इंटू बीटा है। यहां से आप देखेंगे सर अगर अल्फा देखा जाए तो अल्फा A प्लस बी मतलब 1 और A इंटू बी कितना है, -2। अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा अगर मतलब ए बी देखा जाए कितना है, तो -2, इसकी मान -2 होगा। पहला रूट्स आपका ये अल्फा हो गया, दूसरा रूट्स आपका क्या हो गया, -2 हो गया। तो सर जी सबसे पहले मूल्यों का योग बताइए, अल्फा प्लस बीटा, ये जो नया जो मेरा समीकरण होगा, जो समीकरण बनाएंगे हम, तो सर जी अल्फा प्लस बीटा अगर देंगे तो 1/2 और बीटा -2 है, तो ये 2 दूनी 4 -3/2 होगा।
अल्फा इंटू बीटा अगर दीजिएगा तो ये 1/2 गुना में -2, इसको काटेंगे तो ये क्या होगा, -1 होगा। अब समीकरण का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0 होता है। तो सर जी एक्स स्क्वायर तो समीकरण बोला होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है, -1 है, बराबर में 0 होगा। सर 2 से अगर आप गुना कर देते हैं समीकरण में, इधर 0 में गुना होगा 0 हो जाएगा, इधर गुना होगा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3x होगा, 1 में 2 से गुना होगा तो -2 होगा, बराबर में 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनली आंसर हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर में 0। आंसर क्या होगा बच्चे, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। किसी बच्चे को कोई समस्या है, तकलीफ है तो मुझे बताएंगे, नहीं होना चाहिए बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम प्यार से, आराम से, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे समझाने के प्रयास कर रहे हैं। बच्चे बोला गया है कि एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। बिना समय गवाए हुए हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। बोला गया है एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हो गए, पास हो चुके हैं, और 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया कि कोई बात नहीं है, आप पास कर जाइएगा, 2% और उसमें मानकर चलिए। पुनः परीक्षा में अगर रखा गया है मतलब है री एग्जामिनेशन उससे लेगा तो वो पास ही हो जाएगा, दोबारा एग्जाम लेगा तो उसको पास के श्रेणी में ही रखना है टेम्पोररी के लिए। लेकिन आगे बोला गया अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या दिया गया 592 है। बताइए आप मुझे, 82% तो ये निश्चित पास हुआ है और 2% री एग्जाम के में रखा गया है, तो टोटल कितना हमारा स्टूडेंट चला गया? सर जी 84% तो हमारे पास स्टूडेंट गायब हो गया। तो दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, मानकर चलिए 84% पास हो गया था, बचा कितना? तो अभी 16% प्योर 16% फेल हो चुका है। क्या हो चुका है? ये फेल हो चुका है बच्चे। इतना स्टूडेंट हमारा क्या हुआ है? अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। तो सर जी इतना बच्चे हमारा अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, 16% बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए हैं। और क्वेश्चन के अनुसार कितना फेल हुए हैं? तो 592। फेल की तुलना फेल से, पास की तुलना पास से, अनुत्तीर्ण की तुलना अनुत्तीर्ण से करेंगे, पास की उत्तीर्ण की तुलना उत्तीर्ण से। मेरे अनुसार परसेंटेज में 16% अनुत्तीर्ण हुए हैं और क्वेश्चन के अनुसार 592 है, तो 1% की मान क्या हो जाएगा? सर जी 1% की मान कितना होगा? सर 16 दूनी 32, 16 48, 16 48 हो जाएगा। सर जी 16 8 कितना होगा? ये 16 48 हो जाएगा, 12 16 सत्ती 112, 37 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि दुनिया में फुल मार्क्स क्या पूछा? कुल संख्या, कुल संख्या अगर पूछा गया है तो एक बात बताओ, दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है तो कुल संख्या 100% होगा। तो 1% की मान 37, तो 100% की मान 37 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी। इसमें कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। बोला गया है कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% छूट है तो 33% लाभ होता है। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? देखिए बुआ, अगर छूट की बात करे और लाभ कमाने की बात बोले, क्या बोले? छूट भी दे दे और लाभ भी कमा जाए, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, जहां छूट और लाभ दिखे, क्या दिखे? तो जहां छूट और लाभ दिखे, छूट और लाभ की बात बोले तो सीधा सीधा सीपी और एमपी में एक रिलेशन होता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में सीपी होता 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी होता 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। ये चीजें होता है। तो जहां छूट की बात बोले 100 में घटा के लिख दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा। 5% छूट देने की बात बोला 95 हो जाएगा। 33% लाभ करने की बात बोले तो 133% अंकित मूल्य हो जाएगा। बोला गया सूची मूल्य को ही अंकित मूल्य बोलते हैं। बोला गया सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? तो लागत मूल्य 95 है और सूची मूल्य 133 है। कितना मेरे प्यारे बच्चों अधिक है? सर अगर हम इसमें से ये घटाते हैं तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 होगा, और आप देख पा रहे हैं कि 12 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 3 होगा। 38 रुपया अधिक अंकित किया गया। कहां से? तो क्रय मूल्य से, 95 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, तो ये हो जाएगा 19 × 95। ठीक है बच्चे।
और 19 दूनी ये 38 होगा। 2/4 का मतलब 40% होता है। या इसको इससे काट देंगे 20, 20 दूना कितना हो जाएगा 40%। तो हमारा आंसर क्या हो गया साथियों 40%। आंसर क्या हो जाएगा सी होगा। याद रखेंगे जब लाभ और छूट की बात बोले तो सीधा सीपी और एमपी लगाना है। क्या लगाना है? सीपी और एमपी लगाना है बच्चे। सीपी होता 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी होता 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे आइए। साथियों बोला जाता है कि प्रत्येक 1 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की गेंद की संख्या ज्ञात करना है। जिन्हें जिन्हें 16 सेंटीमीटर व्यास की एक शीशे का बड़ा सा गोले से बनाया जाता है। मतलब एक बड़ा सा गोला है जिसकी व्यास 16 सेंटीमीटर है और उसके छोटे छोटे जो है 1 सेंटीमीटर व्यास वाले गोली बनाना है। कितने संख्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो याद रखना है कि आयतन को पिघलाकर ही छोटे छोटे गोले बनाया जाता है और आयतन कभी भी चेंज नहीं होता है। जब भी संख्या निकालना रहे याद रखना है, जब भी संख्या निकालना रहे तो बड़े की आयतन, बड़े को पिघलाएगा, बड़े की आयतन, तो जब जिसको पिघलाया जाएगा उसकी आयतन निकालो। बड़े की आयतन बटा में छोटे की आयतन, प्रत्येक छोटे गोली की आयतन, छोटे की आयतन। ये हमेशा याद रखना, बड़ा गोला पिघलेगा और छोटे छोटा गोली बनेगा। तो संख्या निकालने के लिए बड़े की आयतन बटा छोटे की आयतन। देखिए और तबीयत मेरा सही नहीं लग रहा है तो बच्चे आप परेशान मत होइएगा। हम आराम से इत्मीनान से बिना इधर उधर देखे हुए, बिना हम कमेंट देखे हुए हम अच्छे तरीका से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2-3 दिन से लगातार हम जो है पानी में भींग कर आकर हम पढ़ा रहे हैं। नीचे तक भींग के आज भी भींगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। फिर भी हम आपके लिए हम क्लास ले रहे हैं और करा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा क्लास, अगर हम आपकी जिम्मेदारी लिए हैं कि जब तक अमरजीत सर नहीं है तब तक हम पूरा 100% मतलब क्षमता के साथ और 100% मतलब रेगुलरिटी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम पढ़ा भी रहे हैं, एक भी सेट ऐसा नहीं कर रहे कि छोड़ दे रहे हैं, बंक मारे, नहीं। जो भी हो रहा है फिर अमरजीत सर आएंगे वो भी रेगुलर कराएंगे जो है अपना। तो आपको परेशान नहीं होना है, जब तक हम करा रहे तब तक आप कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। और देखिए मन से पढ़ते रहिए, वैकेंसी आपका लार्ज ऑफ अमाउंट में आएगा और सीटें भी अच्छा खासा रहेगा। लेकिन आपको भी अच्छा खासा मेहनत करके जाना है ताकि ऐसा ना हो कि 1 नंबर से चूक गए। तो 1 नंबर से चूकने वाली जो आदत होती है ना, बड़ा वो बहुत तकलीफ देता है बच्चे। लाइफ में हम आपके दुख समझ सकते हैं, आप घर द्वार छोड़कर, सारे काम को छोड़कर आप पढ़ाई पे केवल फोकस कर रहे हैं। तो और थोड़ा और मेहनत कर दीजिए। सोचिए कितना तकलीफ हो रहा होगा कि आप अपने घर में ही मेहमान बनकर पटना छोड़कर 1 दिन के लिए केवल जाइएगा रक्षाबंधन में, फिर लौट कर आइएगा। तो अपने ही घर में आप मेहमान बनकर जा रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप अभी सफल नहीं हुए हैं। तो बस कुछ समय की बात है, कुछ समय की बात जो है आराम से जो है सफल हो जाइएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए एक लाइन है कि आना जाना छोड़ चुके हैं, पर्वों की से नाता तोड़ चुके हैं। आना जाना छोड़ चुके हैं, पर्वों से नाता तोड़ चुके हैं, रखकर दिलों पे पत्थर घर से मुखड़े मोड़ चुके हैं। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर को छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। आप घर को छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। ठीक है बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे हम इस बात को देख रहे हैं, जो बच्चे घर में भी है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं सारे कामों को छोड़कर। तो आपको भी और थोड़ा सा जोर शोर लगा देना ताकि ऐसा ना हो कि 1 नंबर 2 नंबर से रह जाए बच्चे। तो बड़े की आयतन, तो सबसे पहले हमारे पास व्यास दिया गया है, व्यास का कोई काम नहीं होता है। तो त्रिज्या इसका हो जाएगा, इसकी आधा 8 हो जाएगा, इसकी आधा क्या हो जाएगा 1/2, व्यास की आधा 1/2। सर बड़े गोला यही है, तो गोले की आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है 8, 8 गुना 8 गुना 8 होगा। नीचे में छोटा गोला की आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। साथियों इससे ये कट जाएगा, ये सब तो कुछ कटेगा नहीं। ये 8 गुना 8 गुना 8 512 होगा और नीचे में 8 और गुना हो जाएगा। 512 जो नीचे वाला संख्या था वो ऊपर चला गया, 8 से गुना हो जाएगा। ये कितना होगा 8 96 और 8 पंचे 40, 4096 हो जाएगा। तो छोटे छोटे जो गोली बनाएंगे वो 4096 गोली बनेगा। कितना गोली बनेगा बच्चे? 4096 गोली बनेगा। बोलिए बुआ कोई दिक्कत है?
हम आपके साथ खड़े हैं, आप पढ़ते रहिए मन से एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला गया है कि कितने समय में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपया पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 5 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपया मिलता है। कुछ समझ में आया? मतलब दो धनराशि है, एक 8,000 है, एक 6,000 है, दोनों से इंटरेस्ट से मिलता है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है, लेकिन एक का समय दिया गया, एक का समय निकालना है मुझे। तो बोला गया कितने समय में, तो ये समय मान लीजिए टी समय में, या एक एक्स वर्षों में मान लीजिए एक्स वर्षों में। याद रखेंगे साथियों, समय और दर को साधारण ब्याज के प्रश्नों में समय और दर को गुना करते हैं तो क्या मिलता है, तो वहां से मुझे मिल जाता है ब्याज। क्या मिलता है? ब्याज। किसका? तो मूलधन का। तो यहां से x गुना, इसी x की मान निकालना है, x गुना 3% करेंगे तो 3x% मुझे ब्याज मिलेगा। किसका? तो 8,000 का। किसका बच्चे? 8,000 का। 8,000 का 3x% ब्याज मिलेगा। बोला उतना ही ब्याज मिलता है 5 वर्षों के लिए 4% की दर से 6,000 का ब्याज। तो 4 पंचे 20% इसका ब्याज बनेगा। किसका? तो 6,000 का। तो 6,000 का अगर 20% आप निकालेंगे तो जितना ब्याज इसका बनेगा उतना ही ब्याज इसका बनेगा, मतलब दोनों की ब्याज क्या है? बराबर है। साथियों ये एक लाइन का प्रश्न है। 000 से 000 समाप्त हो गया, परसेंट से परसेंट समाप्त हो गया। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, कितना होगा? 3 दूनी 6 होगा। 2 से काटेंगे 4 होगा, इससे काटेंगे तो ये 5 होगा। तो x की मान जो आया वो 5 वर्ष आया। हमने जो समय को x माना था वो कितने वर्ष आया? 5 वर्ष, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। 27 का आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। बोला जाता है एक व्यक्ति ने अपने घड़ी 144 रुपया में बेची और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ। उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि जितना लाभ प्रतिशत है उतना ही क्रय मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत है। अगर क्रय मूल्य मान लेते हैं हमारा x है तो प्रॉफिट भी हमारा कितना होगा? x%। क्यों? जितना क्रय मूल्य बोला गया है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुआ है, तो जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ होगा। इसका अर्थ यही हुआ। मेरे प्यारे साथियों, विक्रय मूल्य हमारा 144 है। बच्चे एक बात बताओगे, x रुपया में खरीदे हैं, इसी का क्रय मूल्य लाभ या हानि होता है, क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होता है। तो x% का लाभ हुआ है तो इसकी फ्रैक्शन मान x/100। आप जानते हैं जब लाभ होता है तो नीचे से ऊपर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? तो सर जी 100 + x% हटेगा तो यही बट्टा में 100। इतना में वस्तु बिक गया, और बिका कितना में है? तो 144। ये हो गया बच्चे। आप इसको इधर लेके जाइएगा तो x × 100 प्लस में x बराबर में हो जाएगा इतना गुना में 100, मतलब ये हो गया। साथियों यहाँ के बाद आगे सॉल्व करोगे तो क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगा। हम चाहते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं बनाइए, आपको डायरेक्ट बनाने की प्रयास करना चाहिए। सर जी बाय ऑप्शन से, क्योंकि यही क्रय मूल्य आपने x माना, क्रय मूल्य के ही मान पूछा है, तो यहाँ पे क्या मान रखे ताकि इतना आ जाए? तो सर जी ऐसा करते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये 44 पे 00। सर अगर ऑप्शन ए 80 रखते हैं तो 80 और 100 कितना हो जाएगा? 180। गुना करेंगे 18 8 44 से 00, मतलब सेटिस्फाई कर गया। तो अगर सेटिस्फाई कर गया तो बाय ऑप्शन से अगर जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 80। यही हो जाएगा, यही क्रय मूल्य हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? क्रय मूल्य। और अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो एक फार्मूला हम देते हैं, इसको याद अगर रख पाएंगे तो रख लीजिएगा। जब लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर हो जाए, जब लाभ प्रतिशत और क्या क्रय मूल्य बराबर हो तो सीपी बराबर में डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, रूट अंडर में 25 + SP, रूट अंडर में देखो ये होता है सीपी बराबर में 10 गुना रूट अंडर 25 + SP - 50। याद करो, जब लाभ और क्रय मूल्य दोनों बराबर हो जाए तो सीपी होता है 10 गुना रूट अंडर 25 + SP - 50।
डायरेक्ट बोलो, जब लाभ और हानि दोनों, सॉरी, जब लाभ और क्रय मूल्य बराबर हो जाए तो सीपी होता है 10 गुना रूट अंडर 25 प्लस एसपी माइनस 50। साथियों एक बात बताओगे, यहाँ पे अगर सीपी निकालना हो तो 10 गुना में रूट अंडर 25 प्लस एसपी, एसपी कितना 144, 144 में 25 जोड़ देंगे तो कितना होगा 169 माइनस में 50, तो 169 का वर्गमूल 13, 13 गुना 10 करेंगे तो 130 माइनस 50 करेंगे तो 130 में से 50 जाएगा तो क्या होगा 80। आंसर आ गया क्रय मूल्य एक लाइन में। अगर ये याद रखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हैं बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। बोला यदि बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण, तो घन के सबसे लंबे विकर्ण, विकर्ण ही लंबा ही होता है उसमें, तो विकर्ण होता है घन का √3 गुना भुजा, और है कितना बच्चे, तो दिया गया 10 √3 दिया गया है, √3 से √3 कट गया, तो भुजा की मान हमारा कितना आ गया 10 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों बोला गया है घन की टोटल सरफेस एरिया, तो घन की टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², 6 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना है 10, 10 गुना 10 हो जाएगा, इसका अर्थ हुआ 600 हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया है। अरे बोलिए हाँ या ना, कमेंट के फेर में परेशान मत होइए, ठीक है, कमेंट देखेंगे हम तो ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, आपको बताए थे पानी में भीगने के कारण जो है ऐसा हो गया है, और कई बार हमने भीगा, और इस सब पानी में आप जान रहे हैं कि नाला का भी पानी इसमें मिक्स हो ही जाता है, तो बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन वगैरह लगना ही था, वो मुझे पता ही था जो है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, जब तक सांसें रहेगा तब तक हम आपको, मेरी जिम्मेदारी जब मिला है तो 100% हम निभाने की प्रयास करते, छोड़ते नहीं है हम। लगे 2 वर्षों में 16,000 रुपए की राशि पर समान ब्याज दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 रुपया है, तथा प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो अगर समय 2 वर्ष का रहे, 3 वर्ष का रहता तो हम बताते अलग से, अगर 2 वर्ष का समय रहे तो डायरेक्ट रेट निकालेंगे कैसे, तो अगर समय 2 वर्ष का रहे और रेट निकालने रहे तो रूट अंडर में डिफरेंस बटा में प्रिंसिपल गुना में 100 गुना में 100%। सर डिफरेंस किसका, तो डिफरेंस ये होता है डी बराबर में हो जाएगा क्या, तो CI माइनस SI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ये अंतर होगा, ठीक है बच्चे। तो डायरेक्ट रेट निकालने के लिए तो CI माइनस SI दिया गया है, कितना है बच्चे 1,000 है, कितना है 1,000, और मूलधन हमारा कितना है तो 1600 है, 16,000 है। तो मेरे प्यारे बच्चों और बाहर में गुना में 100%, बाहर में गुना में है बच्चे, 00 से 00 कट गया, तो सर जी 1/16 की वर्गमूल 4 गुना में 100, 100%। सर काटेंगे तो ये क्या होगा सर जी, सर जी सर जी सर जी ये क्या होगा 25 ओके 100, 25%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना रहा 25%। याद रखेंगे जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहे और 2 साल का समय दिया रहे तो रेट निकालने के लिए सीधा सीधा रूट अंडर CI माइनस SI बटा में मूलधन गुना 100 करते हैं, मूलधन गुना 100 करते हैं। बोलिए हाँ या ना बच्चे। आगे आइए साथियों, बोला था एक नर्सिंग होम में 27 नर्स में से एक नर्स इस्तीफा दे दिया, तो अभी 27 नर्स थे, एक नर्स इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया है ना, तो बचा कितना नर्स, तो सर 27 में से एक चला गया, तो हमारे पास प्रेजेंट में 26 नर्स है, 27 का कोई काम नहीं है। आगे बोला जाता है कि यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ की अनुपात 1:6 है, ये गद्य दिया गया, स्टाफ किसको बोलेंगे नर्स को ही, तो अधिकतम कितने रोगियों को भर्ती किया जा सकता है, तो ऐसा थोड़ी होगा एक रोगी रहेगा 6 गो नर्स, नहीं, ये अनुपात थोड़ा गड़बड़ दिया गया है, तो यहाँ पे स्टाफ की होना चाहिए, स्टाफ सुनोगे स्टाफ और रोगी के अनुपात हमने चेंज कर दिया 1:6 है, तो हमारे पास अभी अगर स्टाफ में कितना है तो 6, एक स्टाफ रहेगा तो 6 रोगी को संभाल सकते हैं, अधिकतम कितने रोगी को संभाल सकते हैं 6 रोगी को संभाल सकते हैं। हमारे पास अभी प्रेजेंट में 26 नर्स हैं, तो एक की मान हो जाएगा 26, तो एक की मान 26, तो बताओगे अगर 6 की मान कितना होगा, तो सर जी एक नर्स 6 मरीज संभालता है, आप समझिए, जैसे ऐसे समझने की प्रयास करेंगे,
एक नर्स जो है कितना मरीज रोगी संभाल रहे हैं? 6। तो 26 नर्स है हमारे पास। तो 6 6 के 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना होगा? 15। 156 नर्स रोगी आप अधिकतम उस हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में आप भर्ती ले सकते हैं। 156। आगे बढ़ते हैं बच्चे। लगा एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल दिया गया। छिन्नक है, बोला गया वृत्ताकार, ऊपर की व्यास दिया गया है बच्चे। तो एक बात बताइए, छिन्नक ऐसे होता है बाल्टी के तरह, ये आधार हो गया, आप ये जानते हैं। तो सर जी ये आधार हो गया, ऊपर की व्यास दिया गया है 4, तो त्रिज्या हमारा 2 हो जाएगा। ये ऊंचाई होता है, ये हमारा सलांट हाइट होता है। तिर्यक ऊंचाई 6 दिया गया है। इसकी क्षेत्रफल दिया गया पाई आर स्क्वायर दिया गया, कितना है? तो 16 पाई है। इससे ये कट जाएगा, तो आर की मान, आर स्क्वायर की मान 16, तो आर की मान कितना होगा? 4। आर की मान कितना हो जाएगा? 4। तो यहां से यहां कितना होगा? 4। तो सर जी आपसे बोला गया है बड़ी त्रिज्या, ये क्या हो जाएगा? बड़ी त्रिज्या होगा। ऊपर में छोटी त्रिज्या हुआ, तो नीचे में थोड़ा त्रिज्या बड़ा है, तो इसमें 2 त्रिज्या होता है, बड़ी त्रिज्या 4 आ गया। तो सर जी कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है छिन्नक का पाई आर प्लस आर इंटू एल होता है। तो पाई आर प्लस आर, ये दोनों की त्रिज्या जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6। और तिर्यक ऊंचाई कितना है? 6। 6 6 का 36 पाई होगा। कितने पाई होंगे? 36 पाई। अगर फ्रस्टम का, इसी फ्रस्टम का छिन्नक का आयतन पूछेगा तो 1/3 पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस में आर इंटू एच होता है। इसी में टोटल सरफेस एरिया अगर कोई पूछ देगा तो मेरे प्यारे बच्चों कितने बच्चे इसमें बता सकते हैं? टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ देगा तो देखो हम तो आपको बस इतना ही कहेंगे कि सर जी इसमें कर्व सरफेस एरिया कितना है? पाई आर प्लस आर इंटू एल, और इसमें 2 गो आधार के क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो क्या हो जाएगा बच्चे? पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस में पाई छोटी आर स्क्वायर। तो इसी को अगर अच्छे फॉर्मेट में अगर हम लिख दें, तो इसी को अच्छे फॉर्मेट में अगर लिख दें तो ध्यान से सुनोगे। अब यहां से क्या करेंगे? हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? तो पाई। तो अगर पाई हम कॉमन ले लेते हैं तो इसी को लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि पाई प्लस आर इंटू आर, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये हो जाता है। हो गया। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। छिन्नक के बारे में बहुत सारा जानकारी आप ले लिए। बोला गया 3 भागीदारी किसी व्यापार में लाभ बोला गया है कि लाभ की जो अनुपात है वो कितना है? 8:7:5 है। उन्हें अपनी पूंजी को क्रमशः 7, 8, 14 महीना रखें। तो ये हो गया समय की चर्चा। समय बोला गया है, पहला व्यापारी 7 महीना बिजनेस में रहा, दूसरा 8 महीना, तीसरा 14 महीना रहा। मतलब उनकी पूंजी की अनुपात ज्ञात करें। पूंजी की अनुपात क्या है साथियों? लाभ बराबर में होता है पूंजी गुना समय। तो पूंजी बराबर में हो जाएगा, पूंजी बराबर में हो जाएगा, याद रखेंगे, लाभ बटा समय। ये सब याद रखना रहता है, लाभ बटा समय। सर जी कैपिटल बराबर में प्रॉफिट बटा टाइम होता है। तो कैपिटल अगर निकालना है तो प्रॉफिट बटा टाइम, 8/7 अनुपात 7/8। इसकी लाभ 5 है, इसकी टाइम 14 है, तो इसका पूंजी हो जाएगा लाभ बटा समय। तो लाभ 5 है और समय 14 है। मेरे प्यारे साथियों एक बात याद रखेंगे, ये गलत रेशियो होता है। रेशियो सही करने के लिए इसकी एलसीएम ले लेंगे। सर जी इसकी एलसीएम लेंगे 7, 8 नीचे वाले का, 14 का एलसीएम होता है 56, और इसी 56 में पहले 7 से भाग दो तो 8 हुआ। सर इस 56 में 56 से गुना कर दीजिएगा तो 56 को 7 काटेगा 8 बार में, ऊपर में 8 है, 8 8 64 हो जाएगा। ये 8 काटेगा 7 बार में, 7 7 49 होगा। 14 काटेगा 14 चौका 56, 4 5 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 64 49 20, 64 49 20। तो पूंजी की अनुपात हमारे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 64 49 20। तो आप भली भांति जानते हैं जब ऑप्शन में नहीं रहता है तो क्या करते हैं? ई आंसर लगाते हैं। क्या आंसर लगाते हैं? ई आंसर लगाते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे। बोला गया 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपया प्रति किलोग्राम और 42 रुपया प्रति किलोग्राम है,
समान मात्रा में मिलाए जाते हैं, मतलब दोनों की क्वांटिटी समान है, मतलब 1-1 केजी दोनों को ले लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 1 केजी 1 केजी, 1 केजी पहला प्रकार का चावल, दूसरा प्रकार का चावल 1 केजी, ये क्वांटिटी हो गया। और मूल्य कितना है? 38 रुपया पर केजी। और दूसरा चावल का 42 रुपया पर केजी, 42 रुपया पर केजी। सर जी 1 केजी 38 के भाव से लिया 38 रुपया, 1 केजी 42 के भाव से लिया, टोटल मूल्य कितना हो गया? सर जी टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? अगर क्रय मूल्य देखे तो 8×2 = 10, 4×3 = 7, 80 रुपया हो गया क्रय मूल्य। जब मुझे बेचने की बारी आया, बोला जाता है 45 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया, तो दोनों को हमने मिला दिया और 45 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से भाव से बेच दिया। कितने के लाभ हुआ है? तो सर जी 1-1-2 केजी, तो सर 1-1-2 केजी चावल है, 1 केजी के दाम 45 रुपया में बेचे, तो 2 केजी 45 दूनी 90 रुपया में, ये हो गया विक्रय मूल्य। साथियों 80 में खरीदे 90 में बेच रहे, कितना का फायदा हो गया? 10 का। तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हो, 10 का लाभ हुआ कहां से? 80 से। और प्रतिशत लगाने के लिए मेरे प्यारे साथियों 100 से गुना करेंगे। ये 0 से 0 कट गया, 4×2 = 8। ये ऐसे भी देखो 1/8, आप सारे बच्चे जानते होंगे 1/8 का मतलब होता है परसेंटेज में 12.5%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 12.5। ये हो गया। बोलिए हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि 7 संख्याओं का योग 1050 है। 7 संख्या का योग 1050 है। पहली 3 संख्या का औसत दिया गया है, कितना है? 7 संख्या का योग दिया गया है, कोई बात नहीं है। पहली 3 संख्या का औसत 120 है। अगर औसत 120 है तो योगफल होता औसत गुना संख्या, 3 से गुना करेंगे 12×3 = 36, 360 होगा। बोला गया ये 3 संख्या को, चौथी संख्या 126 है, अंतिम 3 संख्या का औसत कितना होगा? पहले 3 संख्या के ये है और चौथी संख्या 126 है, तो चारों संख्या का टोटल योगफल कितना हो गया? सर जी चारों संख्या का टोटल योगफल जोड़े तो 486। सातों संख्या का योगफल कितना है? तो सर 1056। तो 1050, 1050 में से अगर 486 घटा देंगे तो बचा कितना सर? 4। सर 14 में से 8 जाएगा तो 6, 14 में से 8 जाएगा 6, 9 में से 4 गए तो 5, सर 564 बचा। कितना बचा है? 564। इसी 564 ये क्या हुआ? तो ये तीनों संख्या का योगफल आया। क्या आया? तीनों संख्या का योगफल आया। तो मेरे प्यारे साथियों औसत क्या होगा? तो सर जी औसत होता है योगफल बटा संख्या। योगफल 564 बटा संख्या कितना है? 3 है। 3 से इसमें भाग देंगे, 3 एका ही 3, 2 हो चुका है, 8×3 = 24, 8×3 = 24, 188। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? अंतिम जो 3 संख्या का औसत होगा वो 188। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और अगर लेवल कम लग रहा है तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा लेवल कम दिया जा रहा है, हम पब्लिकेशन फोन करके बोलेंगे कि थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए, एडवांस में भी लेवल अच्छा किया जाए और अर्थमेटिक में भी लेवल अच्छा किया जाए। अमरजीत सर में इससे ज्यादा लेवल क्या रहता था, कैसा रहता था? एक बार कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे आप, ठीक है? हम देख लेंगे, जैसा भी होगा हम बोल देंगे जो है। बच्चे बोला गया अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है। एक अनु है, एक बिन्नी है। तो बोला जाता है कि अनु किसी काम को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है, मतलब बिन्नी एक काम करता है तो अनु 4 काम करेगा। ये क्षमता हुआ, इफिशियंसी हुआ। इफिशियंसी जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य को क्षमता कहते हैं बच्चे। एक दिन में अनु 4 काम करता है तो बिन्नी एक काम करेगी। साथ अगर मिल जाए तो 12 घंटा में जो भी काम है वो निपटा दिया जाता है। तो दोनों साथ मिलेगा, 4 1 5, एक दिन में 5 काम होगा। टोटल वर्क अगर देखा जाए तो 4 और 1 5 काम एक दिन में हो रहा है, और पूरा काम निपटाने के लिए 12 दिन, उसको 12 घंटा चाहिए। वही दिन या 12 घंटा वही हो गया, 12×5 = 60, मतलब 12 घंटा में ये 60 काम निपटाए हैं टोटल। अगर अन्नू से ही करवाओगे तो अन्नू 1 घंटे में 4 काम करती है, तो बताओगे पूरे काम को कितना दिन में कितना समय लगेगा? अगर अनु से करवाओगे 60 काम है, 1 घंटा में 4 के हिसाब से काम हो रहा है, तो 15 घंटा का समय लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? बी होगा। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, समस्या है तो मुझे बता दीजिए। तकलीफ समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बोला जाता है, ये तो क्वेश्चन ही रिपीट कर गया।
बोला गया एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है। कैसे तय किया? यदि वह कुल समय का 2/3 समय में आधा दूरी तय कर लिया तो 2/3 समय का यूज हो चुका है, तो शेष समय कितना बचा? शेष टाइम, सर शेष समय नीचे से ऊपर घटा देते हैं, कितना बचा? 1/3 शेष बचा, यही शेष हो गया। जब भी शेष निकालना तो दो तरीका, यह तो एक में से फ्रैक्शन मान को घटा दीजिए, यह तो नीचे से ऊपर घटा दीजिए, शेष निकल जाएगा। दो तरीका होता है। और आधी दूरी चल चुकी है, अब आधी दूरी शेष समय के लिए शेष दूरी को तय करने में किस चाल से तय करना होगा? तो चाल बराबर में होता है दूरी बटा समय। तो सर जी एक बात बताइए, इसे 45 मिनट लगा, तो 45 मिनट रियल समय निकालिए, टाइम निकालेंगे तो 45 का 1/3 चाहिए शेष, कितना हो जाएगा? 15 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा बच्चे? 15 मिनट। तो 15 मिनट में सर जी चाल निकालना, चाल बराबर में दूरी बटा समय। तो दूरी 6 किलोमीटर था, आधा दूरी चल चुका है, बचा 3 किलोमीटर, समय 15 मिनट है। इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भाग, 15 चौका 60, नीचे वाला 4 ऊपर गुना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो 12 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलना चाहिए उसे। ठीक है बच्चे, चलिए इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, कितना? 4 घंटे में, लेकिन धारा के प्रतिकूल आरंभिक बिंदु पर लौटने में उसे 6 घंटे का समय लेती है। लगा यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। सबसे पहले बताइए, अनुकूल जाएंगे, धारा के साथ चलेंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगा, तो ये x + y होगा। प्रतिकूल जाएंगे तो x - y होगा। x नाव की चाल होता है, y धारा की चाल होता है, जो कि दिया गया, धारा की चाल दिया गया। तो सबसे पहले अनुकूल में लिखिए x + y, y की मान 2 दिया है, प्रतिकूल में x - में y 2। लगे अनुकूल जिस दूरी को तय करने में 4 घंटा लगता है, उसी दूरी को लौटने में 6 घंटा लगता है। तो सर जी दूरी बराबर में इस चाल से गया होगा 4 घंटा में, जब लौट रहा है विपरीत दिशा में तो कितना घंटा में? 6 घंटा में। दूरी बराबर में चाल गुना समय, ये टोटल डिस्टेंस, ये भी टोटल डिस्टेंस आया, दोनों दूरी ही है, दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों क्या होगा? आपस में बराबर। 2 से काटेंगे साथियों, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा। इसको इसमें गुना करेंगे तो 2x होगा, एक बार इसमें भी गुना होता है, एक बार इसमें भी गुना होता है। ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या जितने भी संख्या के अंदर रहे, जो भी वेरिएबल रहे या कांस्टेंट रहे, सब में गुना होता है। वेरिएबल रहे या कांस्टेंट रहे, सभी में गुना होता है। ये 2 से गुना होगा 2x, 2 दूनी 4 होगा, ये होगा। 3 से गुना करेंगे इसमें 3x, और ये माइनस का साइन है 6 होगा। साथियों 3x में से 2x जाएगा, x होगा -6 + 4, माइनस वाला 6 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 10। तो जो x है नाव की चाल, ये 10 किलोमीटर पर घंटा आ गया। सीधा सीधे आंसर सी होगा। आंसर क्या होगा बच्चे? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। अब आगे बोला जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 216 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल के गुणनखंड की संख्या विषम हो। तो सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है? तो सर जी कोई भी फैक्टर लिखेंगे, प्राइम फैक्टर लिखेंगे, उस पे पावर देंगे, तो फैक्टरों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर जो निकाला जाता है वो क्या हुआ जाता है? मानिए पावर में 3 है, तो सर जी पावर में अगर 3 है तो सर जी नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना रहे, नंबर ऑफ फैक्टर भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या, तो पावर +1 होता है, पावर +1। तो सर जी पावर +1 मतलब 3 + में 1 4 होगा। तो साथियों ये समझिएगा, जब भी फैक्टरों की संख्या निकालना रहे, ये मान लीजिए अगर n रहे पावर में, तो क्या करते हैं कि पावर में 1 जोड़ देते, फैक्टरों की संख्या निकल जाए। लेकिन मुझे गुणनखंडों की संख्या विषम चाहिए, तो अगर विषम चाहिए तो पावर में सम होना चाहिए। तो कोई भी संख्या, कोई भी प्राइम नंबर हो, उस पे 2 पावर हो जाए, उस पे 4 पावर हो जाए, उस पे 6 पावर हो जाए। इसका अर्थ हुआ कि वो संख्या की गुणनखंड विषम होती है जो संख्या वर्ग हो। याद रखेंगे, नोट करके लिख लो। वैसी संख्या का गुणनखंड विषम होती है जो एक अपने आप में एक पूर्ण वर्ग हो। कैसा हो? पूर्ण वर्ग। अगर गुणनखंडों की संख्या विषम हो तो पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। क्या लेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या।
पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। क्या लेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक संख्या है 216, 216 में किससे गुना करें ताकि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो देखोगे 216 है 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 216 होता है, एक और 6 से गुना कर देंगे 6 की पावर 2 हो जाएगा। तो सर जी ये हो जाएगा 16 छक्का 96, ठीक है, 16 छक्का 96 और 6 दूनी 1296। ये किसका होता है? 36 का वर्ग होता है, ये याद रखेंगे। तो सर जी यही वो संख्या एक पूर्ण संख्या हो गया, यही वो संख्या है। 6 से गुना करने के बाद इसकी गुणनखंड क्या होगा? विषम होगा। आप यकीन ना हो तो आप निकाल सकते हो। कैसे सर जी? तो इसको लिख सकते हैं 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3 की पावर, इसका अगर 1296 का अगर फैक्टर निकालोगे तो 3 की ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर हो जाएगा 4, ठीक है, 2 की पावर 4 होगा और 3 की पावर 4 होगा। कैसे सर? तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना होगा? 4 और 3 की पावर 2 की पावर 4 16, 16 होगा ना, 16 होगा और 3 की पावर 4 कितना होगा? तो 3 की पावर 4 हो जाएगा आपका 81, 81 गुना 16 करेंगे 1296 आएगा। तो नंबर ऑफ अगर फैक्टर निकालना रहे, नंबर ऑफ फैक्टर, अगर फैक्टरों की संख्या पूछ देता तो सर जी क्या करते? पावर में 1 जोड़ते, 4 था तो 5 लिखते, गुना 4 था तो 5 लिखते, 25 25। और ये संख्या कैसी है? 25, तो विषम है। कैसी है? तो विषम है। कैसी है बच्चे? विषम है। बोलिए हाँ या ना बच्चे। कोई तकलीफ है? तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे बोला गया 2 पाइप पी और बी एक टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुली है, बहुत बढ़िया है, और 30 मिनट के बाद भर जाएगी। बोला गया है टंकी 30 मिनट में भर जाएगी, तो बी को कितना मिनट के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें टोटल वाटर लेंगे। अगर ए से भरवाओगे, पी है, अगर पी से भरवाओगे तो 37 दूनी 74, एक 75/2 मिनट में टंकी भर देगा। लेकिन बी से भरवाओगे तो 45 मिनट लगेगा। तो ऊपर वाले के केवल एलसीएम ले लीजिए। टोटल वाटर आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। सर जी 15 कॉमन लेंगे, 15 5 75, 15 45, 5 15 225, 225 हम टोटल वाटर माने। इससे इसको काटेंगे कितने बार में जाएगा? तो 7 75 225 होता है और 3 दूना 6। ये 1 घंटे में 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है और ये 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 5 लीटर पानी भरता है। साथियों ए और बी को खोले हैं, बोला जाता है बी को कितना देर के बाद बंद करे ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। मतलब टंकी भरा कौन? शुरुआत से अंतिम तक कौन रहा? ए रहा। मतलब शुरू से अंतिम तक ए ही रहा, बी तो बीच में ही कहीं बंद कर दिया गया होगा। तो इसका अर्थ है कि अगर 30 मिनट में टंकी भरा तो ए शुरुआत से अंतिम तक काम किया होगा, मतलब 30 मिनट तक काम किया होगा। तो ए 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, 30 मिनट में 180 लीटर पानी भर दिया होगा। ए केवल भरा होगा, बाकी बात जो भी बचा पानी बी भर कर बंद हो गया होगा। तो सर 225 लीटर पानी था, 180 लीटर पानी ए भर दिया, बचा कितना? घटाएंगे 5, 12 में से 8 जाएगा 4, 45 लीटर पानी कौन भरा? बी, और ये भर के बंद हो गया था। 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, तो 45 लीटर भरने में इसको 9 मिनट लगा होगा। कितने मिनट लगा होगा? 9 मिनट। आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त हो गया। एक अच्छा कमेंट जरूर करोगे कि कैसा लगा क्लास बच्चे, ठीक है? इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम आपकी क्लास ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे चेहरा से, हर दिन हम मुस्कुरा कर पढ़ा रहे थे, आज थोड़ा सा स्वस्थ वाली बात है, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, हम आपके साथ कंटिन्यू हम ऐसे ही क्लास कराते रहेंगे। आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, एक बेहतर क्लास हम देने की प्रयास करेंगे। थैंक यू बच्चे। जो भी दिक्कत होगा तो अभी वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट में जरूर लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्लास में, क्या और सुधार करना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप बोलेंगे, हम अगला जो भी कंटेंट टीम हमारे बैठे हुए हैं, बेहतरीन कंटेंट टीम है, सारे कुछ को देखते हुए वो क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो हम उनसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि लेवल इस लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है बच्चे? थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।